नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू आवारा और स्वागत है आपका इस ज्ञानलोक यात्रा में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नेता की जिनकी सादगी और ईमानदारी ने पूरे देश को प्रभावित किया। वो व्यक्ति जिसने न केवल राजनीति में सादगी का मानदंड बनाया, बल्कि कठिन समय में भी ठहराव और साहस दिखाया। 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री का बचपन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा था। पिता का साया कम उम्र में उठ गया और परिवार की जिम्मेदारियां जल्द ही उनके कंधों पर आ गईं। पढ़ाई लिखाई के बीच उन्होंने असल जीवन की चुनौतियों को समझा और स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेकर देश सेवा का रास्ता चुन लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी, जेल की सजा और सत्याग्रह ने उन्हें एक दृढ़ निश्चयी नेता बना दिया। वे भाषणों में बड़ी सादगी रखते थे, आचरण में सादगी और जीवन शैली में निर्लिप्तता थी। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद जब भारत को नेतृत्व की जरूरत थी, तो शास्त्री ने प्रधानमंत्री का हिस्सा संभाला। उस समय देश आर्थिक तंगी, आवागमन की समस्याएं और पड़ोसियों से तनाव का सामना कर रहा था। शास्त्री ने जो पहला संदेश दिया वह था मेहनत, संयम और एकता। उनकी सबसे मशहूर पंक्ति बनी जय जवान जय किसान, जो ये दर्शाती थी कि समाज के इन दोनों स्तंभों के बिना राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं। उनके निर्णयों में संयम का भाव था, पर किसी भी परिस्थिति में कमजोरी नहीं। 1965 का भारत पाक युद्ध इसी बात का उदाहरण है, जहां शास्त्री ने शांत चित्त से देश की रक्षा की रणनीतियों का नेतृत्व किया। वे विदेशी दबाव के खिलाफ भी अपनी नीतियों पर डटे रहे। देश को आवश्यक सामरिक और आर्थिक समर्थन देने के लिए उन्होंने अनेक सख्त परंतु जिम्मेदार निर्णय लिए। व्यक्तिगत जीवन में भी उनका व्यवहार सादा था। सरकारी साधनों का निजी उपयोग नहीं, सादे कपड़े, सीमित सुविधाएं और जनता के बीच की जिंदगी से जुड़े रहने का दृढ़ प्रयास। लोगों के बीच उनकी सादगी और ईमानदारी ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई। पर यही सरलता उनकी मृत्यु के बाद कई सवालों को जन्म देने लगी। क्या इतनी सादगी और नैतिकता ही किसी गहरे षड्यंत्र का कारण बन सकती है? क्या किसी को उनकी सादगी से खतरा था? आज हम इसी सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे। शास्त्री का जीवन, उनके काम और आखिरकार वो रात जब सब कुछ बदल गया। अगली कड़ी में हम ताशकंद की उस यात्रा की बात करेंगे जिसने उन्हें वहां तक पहुंचाया, और वहां क्या हुआ इसकी पड़ताल करेंगे। अंत में याद रखिए, इतिहास केवल तथ्यों का संग्रह नहीं होता, वह सवालों का भी घर है। और शास्त्री की कहानी उन सवालों में से एक है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और सिद्धांतों का परिचय दिया था। अब बात करते हैं 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध और उसके बाद हुए ताशकंद समझौते की, उस यात्रा की जिसने लाल बहादुर शास्त्री को विदेश की मिट्टी पर पहुंचाया और जिनमें उनकी मौत की पृष्ठभूमि छिपी हुई मानी जाती है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव, शीत युद्ध की राजनीति और पड़ोसी देशों के खेल ने भारत को एक कूटनीतिक रास्ता चुनने पर मजबूर किया। सोवियत संघ ने मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा और बातचीत के लिए ताशकंद, जो उस समय सोवियत प्रभाव क्षेत्र में था, को जगह बनना तय हुआ। जनवरी 1966 में शास्त्री, विदेश मंत्री और अन्य उच्च पदाधिकारी ताशकंद पहुंचे। मीडिया कवरेज सीमित था और सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए थे। शास्त्री की शारीरिक हालत और मानसिक तनाव उनकी सख्त दिनचर्या के बावजूद स्पष्ट था। युद्ध के बाद की चुनौतियां, देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की जटिलताएं उन्हें चिंतित कर रही थीं। बैठकें लंबी और गहन थीं। समझौते पर सहमति बनाना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों देशों के बीच गहरे भरोसे की कमी थी। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 11 जनवरी 1966 की रात को ही मामला तब बदलाव की ओर मुड़ा। सरकारी वक्तव्य के अनुसार शास्त्री रात में अपने कमरे में आराम कर रहे थे और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। खबर आई कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो गई। तत्कालीन आधिकारिक रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, पर इसी बीच कई सवाल उठने लगे। क्यों इतनी जल्दी? क्यों बिना व्यापक मेडिकल जांच के अंतिम निर्णय लिया गया? क्या वहां की सोवियत प्रशासन ने पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं दी या कुछ और हुआ? ताशकंद में हुई ये घटना भारतीय राजनीति और जनता के मन में कई तरह के संशय और चिंता छोड़ गई। एक तरफ राष्ट्रव्यापी शोक था, एक ऐसे प्रधानमंत्री का जो देश की प्रतिष्ठा और नैतिकता के प्रतीक थे, अचानक ही नहीं रहे। दूसरी तरफ प्रश्नों का एक जाल बन गया। क्या यह वास्तविक प्राकृतिक मृत्यु थी? क्या कुछ गुप्त शक्तियां या कूटनीतिक कारण थे जिनके कारण तथ्य छुपाए गए? ये सिर्फ एक मृत्यु नहीं थी, ये एक रहस्य था जो आज भी इतिहास के पन्नों में सिसकता है। दोस्तों,
इस एपिसोड में हम सीधे उस रात के घटनाक्रम में उतरेंगे जब लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में मृत पाए गए। घटनाओं की सटीकता, गवाहों के बयानों और तुरंत बाद की कार्यवाहियों का विश्लेषण करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था। 11 जनवरी 1966 की रात ताशकंद के एक सरकारी आवास में शास्त्री अपनी आम दिनचर्या के बाद विश्राम के लिए गए थे। घोषित कार्यक्रम के अनुसार वे हल्का भोजन करके सो गए। उनके साथ कुछ विश्वासपात्र अधिकारी और घरेलू स्टाफ मौजूद थे। रिपोर्टों के अनुसार रात लगभग 1 बजे के आसपास अचानक हलचल मची। शास्त्री बिस्तर पर गिर पड़े। उनकी सांसें रुक गई थीं, चेहरा नीलापन लिए हुआ और मुंह से झाग निकलता दिखाई दिया। डॉक्टर और सहयोगी तुरंत भीतर पहुंचे, पर आधिकारिक तौर पर कहा गया कि तुरंत इलाज के बावजूद शास्त्री की मृत्यु हो गई। कारण बताया गया हृदयाघात। पर कुछ गवाहों ने बाद में संकेत दिए कि शरीर पर असामान्य निशान थे। श्वास में रुकावट के कारण चेहरा फूला, गर्दन पर निशान और कुछ स्थानों पर रंग बदलने जैसे लक्षण। ये चीजें सामान्य दिल के दौरे के दायरों में नहीं आती। खासकर जब परिवार ने भारत लौटने पर भी पोस्टमार्टम की मांग की, सोवियत सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से उस अनुमति को टाल दिया। किसी भी अप्राकृतिक मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि मौत के असली कारण की पुष्टि हो सके, जहर हो, शारीरिक चोट हो या प्राकृतिक कारण। पर शास्त्री के शव के मामले में तत्कालीन प्रशासन ने इसे संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मामले के रूप में प्रस्तुत करके तेजी से अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार और कुछ नजदीकी सहयोगियों की शंकाएं बढ़ीं। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री और उनकी बेटियां सार्वजनिक रूप से असमंजस और दुख जताती रहीं, परंतु वे भी सत्ता और कूटनीतिक दबाव के आगे असहाय दिखाई दीं। ताशकंद से लौटते समय मीडिया और राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सिद्धांत उभर आए। किसी ने कहा कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है, किसी ने कहा कि उसका संबंध बाहरी एजेंसियों से हो सकता है, और कुछ ने यही कहा कि किसी ने जानबूझकर शास्त्री पर हमला किया। उन दिनों शीत युद्ध की राजनीति, अमेरिका सोवियत रूस के बीच जटिल समीकरण और पाकिस्तान के सख्त नेतृत्व को जोड़कर देखना आवश्यक था। क्या किसी को यह स्वीकार्य नहीं था कि शास्त्री नीतिगत तौर पर कुछ अलग सोच रहे थे? क्या उनकी नीति से किसी को जोखिम दिखाई दिया? यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि तत्कालीन सूचना प्रवाह नियंत्रित था, न केवल विदेशी मीडिया पर बल्कि यहां तक कि भारतीय प्रेस पर भी उन दिनों कई प्रकार की सीमाएं थीं। जब सवाल उठे तो आधिकारिक स्टेटमेंट्स ने उन पर अधिक विस्तार नहीं दिया। परिणाम स्वरूप शंकाएं और अनुमान ही सामने आए और सच्चाई कहीं दबकर रह गई। इस एपिसोड का उद्देश्य बस यह दिखाना है कि उस रात के कुछ तथ्य, शरीर के लक्षण, पोस्टमार्टम की अस्वीकृति और तत्कालीन राजनीतिक माहौल ऐसे संकेत देते हैं जिनकी जांच अभी भी आवश्यक है। अगले एपिसोड में हम जहर के संदिग्ध सिद्धांत, उपलब्ध दावों और बाद की सरकारी कार्रवाइयों की गहन पड़ताल करेंगे। यह सफर आसान नहीं होगा, पर हर तथ्य परखने योग्य है और हम उसी राह पर चल रहे हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में हम उन दावों और तथ्यों पर गौर करेंगे जो बताते हैं कि क्या लाल बहादुर शास्त्री की मौत में किसी तरह का जहर या किसी तरह की साजिश शामिल की। जब किसी सार्वजनिक शख्सियत की मृत्यु अचानक और रहस्यमयी होती है तो जहर का संदेह स्वाभाविक रूप से उठता है। शास्त्री के मामले में भी यही हुआ, और इसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जो इस शक को और मजबूत करते हैं। सबसे पहले शरीर पर दिखाई दिए निशान, जिनका उल्लेख कुछ नजदीकी लोगों ने किया। गले पर हल्का घेरा, चेहरे पर नीला रंग और कुछ हिस्सों पर सूजन। ये संकेत जहर के क्लासिक लक्षण हो सकते हैं या फिर ऑक्सीजन ब्लॉकेज के कारण भी हो सकते हैं। पर असली मुद्दा पोस्टमार्टम और विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट की अनुपस्थिति है। यदि किसी मृत व्यक्ति का शरीर जहर के कारण क्षतिग्रस्त होता है तो पोस्टमार्टम उन्हें पकड़ने का एकमात्र वैज्ञानिक तरीका है। पर ताशकंद में सोवियत प्रशासन ने पोस्टमार्टम पर समय नहीं दिया और शरीर जल्दी ही भारत भेज दिया गया। दूसरी ओर कुछ पत्रकार और इतिहासकारों ने बाद में संकेत दिए कि शास्त्री के पास कुछ संवेदनशील दस्तावेज थे, जिनमें पाकिस्तान के साथ हुए समझौतों, परमाणु संबंधी जानकारियां या कुछ कूटनीतिक मामलों के रिकॉर्ड शामिल थे। इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां किसी की मृत्यु के बाद कुछ दस्तावेज गायब कर दिए गए या छुपा दिए गए। यदि ऐसा हुआ हो तो सवाल उठता है कि क्या किसी को यह डर था कि शास्त्री के खुलासे किसी अंतर्राष्ट्रीय समीकरण को हिला देंगे। तीसरी बात, राजनीतिक संदर्भ।
1960 के दशक की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका, सोवियत संघ और चीन जैसी महाशक्तियां सक्रिय थीं। भारत में सरकार की नीति और विदेश नीति पर शास्त्री का रुख कभी-कभी इन बलों के एजेंडे से अलग दिखा। ऐसे में विचार ये उठता है कि क्या किसी विदेशी एजेंसी ने हस्तक्षेप किया? ये तर्क अत्यंत संवेदनशील है और इसके सबूत सीधे तौर पर प्राप्त नहीं हुए, पर परोक्ष संकेत और संदिग्ध परिस्थितियां जैसे पोस्टमार्टम का ना होना, शरीर पर मिले लक्षण और फाइलों का छिपना, ये सभी मिलकर शक के दायरे को बढ़ाते हैं। एक और पहलू है घरेलू राजनीति। किसी समय ऐसा भी संभव है कि भीतर का कोई गुट शास्त्री की नीति से असहमत रहा हो। राष्ट्रवादी नेतृत्व और सुरक्षा दृष्टिकोण पर मतभेद होने पर राजनीतिक दबाव और संघर्ष स्वाभाविक है, पर यह बताना मुश्किल है कि क्या किसी ने जानबूझकर इतनी दूर तक जाने की हिम्मत की होगी। निष्कर्ष निकालना आसान नहीं। साजिश की थ्योरी एक संयोगों का घनघोर रूप है, पर तथ्यों की कमी में संदेह पनपना स्वाभाविक है। इस एपिसोड का मकसद भी यही है कि हम उन संकेतों को सामने रखें और समझें कि क्यों आज भी लोग शास्त्री की मौत के पीछे छिपे सच के लिए प्रश्न उठाते हैं। अगले एपिसोड में हम सरकारी रिकॉर्ड, आरटीआई के बाद खुली कुछ जानकारियां और उन कपड़ों फाइलों के बारे में चर्चा करेंगे जो वर्षों बाद भी बंद पड़े हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन दस्तावेजों और सरकारी फाइलों की जो लाल बहादुर शास्त्री की मौत से जुड़ी हुई बताई जाती हैं और जिन पर दशकों तक चुप्पी बरती गई। कई बार इतिहास की तीव्र रोशनी तब लगेगी जब पर्दे के पीछे रखी कागजी वास्तविकता खुल जाएगी। पर शास्त्री के मामले में कुछ फाइलें जो गोपनीय बताई जाती रहीं, उनकी वजह से सवाल और भी गहरे हो गए। पहला तथ्य, जब परिवार और पत्रकार वर्षों बाद इन दस्तावेजों की मांग करने लगे, तब पाया गया कि कई फाइलें टॉप सीक्रेट या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर बंद कर दी गई थीं। 2000 के दशक में आरटीआई कानून आने के बावजूद अधिकांश कागजात सार्वजनिक नहीं किए गए। केंद्र सरकार का तर्क हमेशा यही रहा कि ये दस्तावेज विदेशी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों से जुड़े होने के कारण सार्वजनिक करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होगी। पर जनता के नजरिए से ये एक सटीक जवाब नहीं देता, क्योंकि पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र के मूल तत्व होते हैं। दूसरी बात, कुछ समय बाद दिए गए रिकॉर्ड और दस्तावेजों के टुकड़ों में विसंगतियां दिखीं। यात्राओं के वृत्तांत, मेडिकल नोट्स और ताशकंद स्थित वातावरण के बारे में सूचनाएं कभी-कभी अधूरी थीं। पत्रकार और इतिहासकारों ने नोट किया कि जिन कागजात को सार्वजनिक किया गया, वे अक्सर संक्षेप में थे और जरूरी विस्तार गायब था। कई बार दस्तावेजों में तिथियों और समय के विवरण अस्पष्ट थे, जिससे घटनाक्रम को सटीक रूप से जोड़ पाना मुश्किल हो गया। तीसरा और सबसे अहम पहलू है राजनीतिक इच्छा शक्ति। जब किसी मामले में पारदर्शिता का अभाव होता है, तो उसका मतलब अक्सर यह भी होता है कि खुलासा करने वालों को किसी न किसी दबाव का सामना करना पड़ता है। ललिता शास्त्री ने जीवन भर इस सच को जानने की मांग की, पर उन्हें बार-बार संवेदनशीलता और कूटनीतिक कारण बताए गए। क्या यह सिर्फ एक औपचारिक जवाब था, या सच में कुछ ऐसा था जो उघाड़ने योग्य नहीं था? इसके अलावा कुछ दस्तावेज आंशिक रूप से खुले, जिसमें संवादों के फ्रैगमेंट और कुछ अनौपचारिक टिप्पणियां मिली, पर तब भी कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला जो साजिश की थ्योरी को पुष्ट कर सके। यही कारण है कि जनता के मन में संशय बना रहा और इतिहासकार इस मर्ज को काटने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इस एपिसोड का उद्देश्य यही है कि हम ये समझें कि कैसे फाइलों की चुप्पी किसी मामले को और अधिक रहस्यमयी बना देती है। कभी-कभी सच का पर्दाफाश देर से होता है और कभी-कभी सच पर्दे के पीछे ही रह जाता है। अगली और अंतिम कड़ी में हम कल्पना करेंगे यदि शास्त्री जी जीवित रहते तो भारत का चेहरा कैसा होता और क्या उनकी राजनीतिक विरासत आज भी मौजूद है। दोस्तों, ये अंतिम एपिसोड हम समापन और कल्पना के साथ शुरू करते हैं। यदि लाल बहादुर शास्त्री आज जीवित होते तो भारत का राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य कैसे बदल सकता था? इस प्रश्न के पीछे केवल ऐतिहासिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक ईमानदार नेता के चले जाने से राष्ट्र की दिशा में क्या परिवर्तन आए। शास्त्री की प्राथमिकताओं में कृषि, सैनिक शक्ति और गरीबी उन्मूलन प्रमुख थे। वे हरित क्रांति के समर्थक थे और किसान हितैषी नीतियों को बढ़ावा देना चाहते थे। यदि वे जीवित रहते तो संभव है कि भारत की कृषि नीतियां और भी जल्दी प्रभावी हुई होतीं। अनाज उत्पादन, सिंचाई योजनाएं और ग्रामीण विकास में निवेश में तेजी आती। इससे आर्थिक आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा के मामले भिन्न होते।
विदेश नीति में शास्त्री ने संतुलन और आत्मनिर्भरता को महत्व दिया। पाकिस्तान के साथ उनकी संवाद प्रवणता परंतु कठोर रुख दोनों एक साथ दिखाई देते थे। यदि वे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहते तो संभव है कि 1971 के घटनाक्रम में कुछ भिन्न छवि दिखती या राजनीतिक रणनीतियां अलग रूप लेतीं। इमरजेंसी और सामुदायिक तनावों के समय उनकी नैतिकता और संवैधानिक सम्मान शायद देश को किसी भिन्न राह पर ले जाते। आंतरिक प्रशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके रुख के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में नैतिकता और जवाबदेही का स्तर ऊंचा रहता। वे मानते थे कि नेता को सामान्य जन के जीवन से जुड़े रहना चाहिए और यही दृष्टिकोण शासन में पारदर्शिता और लोक सेवा की संस्कृति को बढ़ावा देता। यदि वे लंबे समय तक रहते तो भारतीय राजनीति की आधुनिक परतें, जहां व्यक्तिगत स्वार्थ और सत्ता संघर्ष अधिक दिखाई देते हैं, शायद कम तीव्र दिखतीं। दूसरी ओर राष्ट्रों का विकास अनेक कारणों से प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय समीकरण, आर्थिक नीतियां, तकनीकी प्रगति और सामाजिक आंदोलनों से। शास्त्री के साथ भी कई चुनौतियां रहतीं, पर उनकी प्राथमिकता और सरलता ने देश को एक नैतिक दिशा प्रदान की होती। वे शायद राजनीतिक संवाद और नीति निर्माण में अधिक संयम और दूरदर्शिता अपनाते। अंतिम सोच यह है कि शास्त्री की मौत ने इतिहास से एक प्रश्न छोड़ दिया। क्या एक सच्चे और सादे नेता की अनुपस्थिति ने देश को वो रास्ता दिखाया जो अब हम देखते हैं, या क्या उनकी मौजूदगी से हम एक अलग इतिहास पढ़ते? जो भी हो, लाल बहादुर शास्त्री की सीख आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है: ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और देश सेवा। दोस्तों, ये थी हमारी 6 कड़ी की श्रृंखला लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत का सच। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप किस दस्तावेज या किस पहलू पर और गहराई चाहते हैं। मैं अगली बार उन पहलुओं पर और विश्लेषण लाऊंगा। आप सुन रहे थे ज्ञान लोक यात्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्ञान लोक यात्रा को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट करें।